डियर लर्नर, लर्नोलॉजी में आपका स्वागत है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्लास 10 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। एक चीज़ आप सोशल साइंस में क्लास 10 में नोटिस कर सकते हैं कि इसका थीम डेवलपमेंट के ऊपर है। कैसे रिसोर्सेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक्स आपकी डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है वो हिस्ट्री में है, क्योंकि दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही आप देखेंगे थीम ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर है। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में आज हम रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू डेवलप रिसोर्स, वो भी आपका एक है, हम उसे डिस्कस करेंगे। और जो लैंड रिसोर्सेस के बारे में है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लैंड रिसोर्सेज एक्चुअली एक चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर होता है, इसीलिए इन्होंने इसके साथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साथ ऐड कर दिया है। तो पहले देख लेते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। व्हाट क्वालिफाइज एज ए रिसोर्स। तो देखिए, पहले आपने क्लास 10 से पहले आपने सुना होगा या फिर आप जानते होंगे कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ये तो सही बात है, लेकिन आप क्लास 10 में हैं, अभी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो 3 कंडीशंस हैं जिसको एक चीज अगर सेटिस्फाई करे या फिर क्वालिफाई करे तो हम उसे रिसोर्स का नाम देंगे। ये 3 चीजें क्या है ना? वो 3 चीजें हैं, पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना, इसका मतलब क्या है? ये एग्जांपल देते हैं कि एक एस्ट्रॉयड है जहां पे अर्थ से भी ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा सोना है। इतना ज्यादा सोना है कि आप जो सोना पहन रहे हैं ना, अगर उतना सोना हम ले आए तो सोने का वैल्यू बहुत घट जाएगा। जैसे आप पेपर को वैल्यू करते हैं, वैसा सोने का वैल्यू हो जाएगा। तो इतना सारा सोने होने के बाद भी क्या आज के डेट में हम एक एस्ट्रॉयड को जाके वहां पे माइनिंग करके सोना ला सकते हैं? इज इट टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल? तो मुझे नहीं लगता हम ऐसा अभी कर सकते हैं, लेकिन आगे के बारे में बात नहीं करते। तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल ना होने के कारण द गोल्ड इन दिस एस्ट्रॉयड इज नॉट अ रिसोर्स। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया होगा। इकोनॉमिकली फीजिबल होने का मतलब क्या है? सपोज आप माइनिंग करना चाहते हैं और माइनिंग करने के लिए नीचे आयरन ओर है। ये आयरन ओर का जो कॉस्ट है वो है रुपीज अबाउट, ले लीजिए 6000 है। मैं ज्यादा जीरोस नहीं लिखना चाहता। रुपीज 6000 है। इसको माइनिंग करना पहले, फिर एक्सट्रैक्शन करना, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना, इस सब का कॉस्ट मिला के 6000 से ज्यादा है, शायद लेट्स टेक 7000 है। तो क्या आपका ये जो माइनिंग करना ये प्रॉफिटेबल है? क्या ये आपके लिए एक रिसोर्स है? नहीं, क्योंकि ये आपका उल्टा काम बढ़ा रहा है, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल, सो दिस इज नॉट अ रिसोर्स। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? देखिए, ये दोनों चीजें इमोशनल नहीं थी, लेकिन कल्चरली एक्सेप्टेबल इमोशनल चीज है। इमोशनल इन द सेंस कि ये हम ह्यूमंस जो ट्रेडिशन एंड कल्चर फॉलो करते हैं, अगर उसको कुछ हैम्पर करे तो उसको हम रिसोर्स के अंडर नहीं ले सकते। जैसे कि आपका एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, इसके नीचे सपोज बहुत सारा यूरेनियम है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारा यूरेनियम है। तो क्या बहुत सारे यूरेनियम होने के बाद भी इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को तोड़ के हम वो यूरेनियम मतलब माइन कर सकते हैं? तो नो, दैट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो दिस यूरेनियम कैन नॉट बी टेकन एज अ रिसोर्स। यही बात है कि इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई करने के बाद ही किसी को हम रिसोर्स बोलेंगे।
नेक्स्ट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपके बुक में दिया है कि रिसोर्स को पहले दो प्रकार, नेचुरल और ह्यूमन, में डिवाइड किया गया है। नेचुरल में आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मिल जाएंगे, वी विल डिस्कस इट। एंड देन रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, और कंटिन्यूअस, जो कि आपका जो वाटर हो गया, जो कंटिन्यूअस रिसोर्स है, एयर, ये सब रिन्यूएबल कंटिन्यूअस रिसोर्सेस हैं। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल रिसोर्स आता है, नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेस हैं। नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स वो है जो एक बार यूज हो गया, नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज नहीं कर सकते। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हम बनाते हैं, वी हैव मेड सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स, और क्वालिटी और क्वांटिटी है। ये तो हो गया द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब व्हाट आर रिसोर्सेज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ना, हम देख लेते हैं 4 टाइप्स के रिसोर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑरिजिन पहले क्या है? देखिए, ऑरिजिन मतलब कहाँ से आ रहा है वो रिसोर्स। अगर लिविंग बीइंग से आ रहा है, वी विल कॉल इट बायोटिक। अगर नॉन लिविंग बीइंग से आ रहा है या फिर नॉन लिविंग मटेरियल से आ रहा है, एबायोटिक। देखिए, बायोटिक का एग्जांपल आपका वूल हो जाएगा, जो मिल्क आप पीते हैं, ये सब बायोटिक में आता है। और मैक्सिमम चीजें हो सकता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया और डायमंड, ये सारी जो रिसोर्सेस हैं, दे आर एबायोटिक बिकॉज दे कम फ्रॉम द सॉइल विच इज अ नॉन लिविंग मटेरियल। एग्जॉस्टिबिलिटी के अंडर जो हमने देखा, नेचुरल रिसोर्सेस में भी आपने देख लिया इसे कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, वैसे ही एग्जॉस्टिबिलिटी में भी सेम चीज है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये क्या है रिन्यूएबल ना? जो रिसोर्स रिप्रोड्यूस की जा सकती है, जैसे कि आपके मोस्टली बायोटिक रिसोर्सेस हैं, उन्हें हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गया, ट्रीज हो गए, ये सब, वो सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या आएंगे? जो इजीली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जैसे कि आपका कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया। ये सब जो चीजें हैं जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ये सब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगता है, बहुत साल है, 10 लाख 20 लाख साल, इतने साल तो हम रुक नहीं सकते ना। एंड दिस process, this takes a very long time even if we artificially produce it. तो this is non renewable resource। हमें renewable resources के साथ भी just होना पड़ेगा और non renewable resources के साथ भी। नेक्स्ट है ओनरशिप। नाउ यहाँ पे आपको मैं ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 बेसिस थे वो आप पहले अर्लियर क्लासेस से जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए ना। हम कौन ओन करता है रिसोर्स, उसको हमने 4 प्रकार से डिवाइड किया है। एक है इंडिविजुअल, जो आप ओन करते हैं, जैसे कि आपका घर हो गया, आपका थोड़ा सा एग्रीकल्चरल लैंड है, प्लांटेशन किया है, कुछ आपका एक स्विमिंग पूल है, जो भी हो गया आपका प्राइवेटली ओन्ड है, वो है इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट कम्युनिटी आ जाता है। कम्युनिटी जो संप्रदाय के, एक संप्रदाय के लोग, सपोज आप एक विलेज में हैं, वहां पे एक पॉन्ड है, वो किसी ने, सरपंच उसका ख्याल रखेगा, लेकिन क्या वो ओन करता है? नहीं, सब ओन करते हैं। सो इट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स। जो पार्क है, क्या हम ओन करते हैं या आप ओन करते हैं? नहीं, हम सब का उसमें इक्वली राइट्स है। तो ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेस हैं। नेशनल रिसोर्स, देखिए टेक्निकली जो भी नेशन के अंदर है वो नेशनल रिसोर्स है, लेकिन वो नेशन ज्यादातर अपने रिसोर्स अगर पब्लिक गुड के लिए ना हो, इट डज नॉट रिएक्ट विथ एनीवन्स रिसोर्स। जो भी हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी बोल रहे हैं रिसोर्स हमारा, वो भी नेशनल रिसोर्स में जाता है टेक्निकली, बट हमारा जो नेशन है वो खाली ऐसे नहीं ले लेता, अगर पब्लिक गुड के लिए हो तभी लेता है। सपोज आपका एक घर है और उस प्लेस में, बहुत अच्छा प्लेस में है, जहां आपके एक हॉस्पिटल बनने से गवर्नमेंट का अच्छा होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा ना, आपका घर खरीद लेगा, क्योंकि उसका वहां पे ओनरशिप है। सोलली बिलोंगिंग टू द नेशन, ये आपको पॉइंट टू बी नोटेड है।
जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि हमारा बाउंड्री विथ पाकिस्तान, बाउंड्री विथ चाइना एंड अदर बाउंड्रीज, यहाँ पे वो सोली बिलोंगिंग टू द नेशन। आपने देखा होगा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में कुछ लोग रहते हैं, जो बॉर्डर है कुछ लोग रहते हैं, फिर भी वहां पे मिलिट्री अपना बेस करती है। क्यों? क्योंकि द बाउंड्री प्लेसेस दे आर ऑफ पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे नेशन का अधिकार है कि वो बोल सकता है कि ये मेरा ओनरशिप के अंडर जाता है ये रिसोर्स। और क्या चीजें हैं जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट हो गया, सपोज आप एक लैंड ओन करते हैं और उस लैंड के नीचे बहुत ही ज्यादा कोल डिपॉजिट्स हैं और गवर्नमेंट ने उसे फाइंड आउट कर लिया, तो क्या करेगा ना, वो अंडर द ओनरशिप ऑफ नेशन या फिर एक नेशनल रिसोर्स के जैसा उसको ट्रीट करेंगे। और क्या है ना, जो ओशन है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो कोस्ट है वहां से 12 नॉटिकल माइल या फिर 12.2 किलोमीटर्स तक नेशन ओन करता है वो जो वाटर्स हैं। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या हैं? देखिए, इंटरनेशनली तो एक गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि हर नेशन की एक गवर्नमेंट है, इंटरनेशनली नहीं है। इन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो इन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। ये जो ओशनिक रीजन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमारे देश को इंडियन ओशन में एक्सेप्शन दिया गया है, वो इतना डिस्कस नहीं करते। आप देख सकते हैं कि ये एक रूल है कि आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर कोस्ट, that oceanic water does not belong to any country. अब देख लेते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको मेनली 4 मिल जाएंगे, पोटेंशियल, डेवलप्ड या फिर स्टॉक और रिजर्व। पोटेंशियल कौन से रिसोर्स हैं? जो रिसोर्स की अनयूज है, अभी तक हमने उन्हें यूज नहीं किया है, वो है पोटेंशियल रिसोर्स। आपके बुक में एग्जांपल दिया है कि गुजरात और राजस्थान में बहुत ही तेज हवा बहती है। अगर होता तो गुजरात और राजस्थान में विंड मिल लगा देते तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता था। तो ये जो रिसोर्स है दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो इसे हम पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? डेवलप्ड। डेवलप्ड रिसोर्सेस वो हैं जिसको हमने सर्वे किया है, अच्छे से सर्वे किया है, और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी कितना परिमाण में है, कैसा है, हाउ इट इज, ये दोनों चीजों के हम अच्छे से जानकार हैं। ये सब हम जानते हैं, अच्छे से सर्वे किया गया है, तो वो हम डेवलप्ड रिसोर्स के नाम में दे देंगे। नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक वो पोटेंशियल रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम टेक्निकली एक्सेस नहीं कर सकते। ये टेक्निकली इनएक्सेसिबल पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। और रिजर्व क्या होते हैं? ये वो स्टॉक होता है जो फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। जैसे कि आपके घर में कुछ खाना बनाया गया है, आपने आज कुछ खा लिया, फॉर फ्यूचर आपने कुछ रख दिया, तो वो एक रिजर्व हो गया। वैसे ही ये 4 थे ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे डेवलप्ड कौन सा रिसोर्स है और सबसे अंडर डेवलप्ड कौन सा रिसोर्स है, अब वो बना सकते हैं। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम्स हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स में आपके मेनली 6 प्रॉब्लम्स हैं। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट मॉडर्न ईरा। ये 21st सेंचुरी को मॉडर्न ईरा बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में इतने मॉडर्न हो गए हैं? देखिए, we can say that we are technologically far better than our ancestors, but क्या actually जो टेक्नोलॉजी है और जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेस हैं, वो इक्वली डिवाइड हो पाई हैं आज तक? नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने डिफरेंसेस हैं विद इन पीपल। आपके और मेरे भीतर कितने डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस। किसी को खाना नहीं मिलता और कोई खाना वेस्ट कर रहा है, तो ये दोष देना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि जो प्लानिंग हो रही है
वो ठीक से प्लान नहीं हो पा रहा है, किसी को ज्यादा मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा, और किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बुरी चीज है। और सेकंड आपका जो पॉइंट आता है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। देखिए ये सपोर्ट करता है फर्स्ट पॉइंट को, जैसे कि ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स हो गया, और यहाँ पे इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू मतलब कुछ ही लोगों को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस मिल रहा है, इनफैक्ट मोर देन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्स मिल रहा है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा भी रिसोर्स नहीं मिल रहा है। अगर अच्छे से रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती तो इस दुनिया में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। नेक्स्ट आ रही है ग्लोबल वार्मिंग। हमने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है। हीट ट्रैप करके जो एवरेज टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हर इंसान फ्रिज रखता है या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करता है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेन करती हैं। हालांकि इन द 21st सेंचुरी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर भी ओजोन लेयर बहुत डिप्लीटेड हो गया था। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स हम यूज करते हैं, हम बहुत सारा पॉपुलेशन को हम खाना बनाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, एयर पोल्यूट हो रही है, जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन कैसे ना, हमारा जो भी पॉपुलेशन है उसे हमें अच्छे से खाना देना है। देखिए अगर आप बिना किसी फर्टिलाइजर के आप अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो जितना लॉस होता है एग्रीकल्चर में उससे बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो क्यों भला कोई बिना फर्टिलाइजर्स के करेगा? तो इन फर्टिलाइजर्स को करके हम क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो लैंड है उसका क्वालिटी को डिग्रेड कर दे रहे हैं। हालांकि आपका क्रॉप्स बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो जो क्वालिटी है ऑफ द लैंड, दैट डज नॉट गेट एनी बेटर। अब देखते हैं हम इसके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको और एक बार आपके ज्योग्राफी में दिया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप तो जानते ही होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे कि रिसोर्सेज का जस्ट यूज, मतलब जस्टिस दे के रिसोर्सेज को उनका यूज किया जाए, जितना चाहिए उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि उन्हें पहनने के लिए क्लोथिंग नहीं मिलती, लेकिन और कुछ लोग होते हैं जो एक बार एक शर्ट को या फिर एक पैंट को पहन ले और नेक्स्ट टाइम नहीं पहनते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिसोर्सेस का यूज है जस्टली यूज नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रही है उन रिसोर्सेस को। तो वी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड दिस विल नॉट हैम्पर द एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर उसी को हम बुरा कर दे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, वी आर जस्ट किलिंग आवरसेल्व्स। अब एक बहुत ही अच्छी चीज है जो है रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो रिसोर्स है वो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, परफेक्टली हो भी नहीं सकता, लेकिन वी शुड ट्राई इट अ लिटिल बेटर कि लोगों को, कुछ लोगों को जिनको खाना नहीं मिलता उन्हें खाना मिले, कुछ लोगों को जिनको बहुत सारा खाना मिल रहा है उनसे थोड़ा सा ले लिया जाए। तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये बता रही है कि इट इज अ स्ट्रेटेजी। रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी विच एनकरेजेस द राइट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कितना आपको रिसोर्स चाहिए उतना ही आप यूज करेंगे, और जहां पे चाहिए वहां पे ही देंगे, और जब चाहिए एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट टू द राइट पर्सन, इन द राइट अमाउंट, एट द राइट टाइम। अगर रिसोर्स को यूज किया जाए तो ही आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्लान चाहिए, उसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। नाउ रिसोर्स प्लानिंग में और भी दो चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। कहाँ पे आपको रिसोर्स मिलेगा उसको आइडेंटिफाई करना भी रिसोर्स प्लानिंग में जाता है, और इन्वेंटरी मतलब उसको स्टोर करके रखना, वो भी रिसोर्स प्लानिंग में जाता है। अब दो स्टेप्स हैं, एक है इवॉल्विंग और मैचिंग।
जो रिसोर्स प्लानिंग है, आप पहले एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे और उसको आपके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को आप नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करेंगे. दे शुड सिंक विथ ईच अदर एंड दे शुड गो इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे होने से क्या होगा ना, आपके नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, रिसोर्स का भी जस्ट यूज होगा. तो आप देख सकते हैं दो चीजें, अच्छी चीजें हो रही हैं. तो रिसोर्स प्लानिंग अच्छी चीज है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ यहाँ पे सवाल उठता है कि हमें रिसोर्सेस को कंजर्व क्यों करना चाहिए. देखिए, रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए तो दो रीजन है. एक है लॉजिकल रीजन और एक है मोरल रीजन. मोरल रीजन है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं. ऐसे करने से पेड़ पौधे नष्ट हो जा रहे हैं, बेचारे इनोसेंट एनिमल्स मर रहे हैं. लेकिन ये जो रीजन है ये कुछ लोगों को भाता नहीं है. वो बोलते हैं उन्हें मरने दो, हमें तो खुशी से जीने मिल रहा है. तो उनके लिए भी एक लॉजिकल रीजन है कि व्हाई वी शुड कंजर्व रिसोर्सेस. तो ये रीजन है कि जो रिसोर्स है वो हमारे सोसाइटी को अगर जस्ट वे में यूज की जाए तो सोसाइटी को बेटर बनाती है, हमारे लाइफ को इजियर बनाती है. लेकिन ओवर यूज करने में हमें एक ट्रैप में फंसा देती है. कैसी ट्रैप ना, जो सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की ये जड़ बन जाती है. सोशियो इकोनॉमिक कैसे कि अगर रिसोर्स ज्यादा यूज होगी तो आपके इकोनॉमिकली आपका लॉस होगा. रिसोर्सेस को अगर आप जस्टली यूज करेंगे, जितना चाहिए उतना यूज करेंगे, तो आपको इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा. नेक्स्ट जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हम कहाँ पे रहते हैं. हम भी तो अर्थ में रहते हैं ना. हम सब अर्थ में रहते हैं. अगर हम खुद के एनवायरनमेंट को ही तोड़ देंगे तो not only wildlife is being destroyed, we the humans ourselves are being destroyed. तो देख सकते हैं कि हम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी काम कर रहे हैं रिसोर्सेस को ओवर यूज करके. तो ये जो पॉइंट है आई होप आपको समझ में आया होगा. इतना था हमारा आज का लेक्चर, ज्यादा कुछ नहीं है. आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का वो लैंड रिसोर्सेस के ऊपर होगा. एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी है कि लर्नोलॉजी दो नई चीजें ला रहा है. एक है वीडियो नोट्स, एक है वीडियो शॉर्ट नोट्स. देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उन्हें नोट्स बनाने को तो अच्छा लगता है, लेकिन उस नोट को खोल के जब टाइम होता है वो इतना नहीं देख पाते. इसीलिए लर्नोलॉजी आपके लिए वीडियो नोट्स ला रहा है जो कि पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर समराइज कर देगा और जो भी हार्ड टू रिमेम्बर पॉइंट्स हैं और जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स है ओनली उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी. जो छोटी चीजें हैं जो आप जानते हैं उन्हें इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दी जाएंगी. और वीडियो शॉर्ट नोट्स क्या है ना, एक एक चैप्टर है जहाँ पे बड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है. उन कॉन्सेप्ट्स को हम 5 मिनट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे. इन कॉन्सेप्ट्स के पार्ट में हमें सपोज आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम कैसे करेंगे ना 5 मिनट के अंदर वीडियो शॉर्ट नोट में डिस्क्राइब कर देंगे. तो ये दोनों चीजें लर्नोलॉजी आपके लिए बहुत ही जल्दी ला रहा है. और एक अनाउंसमेंट है, जो थिंकोलॉजी चैनल है वो आ चुका है. अगस्त 1 को याद रखिए 2020 में अगस्त 1 को हमारा पहला वीडियो लॉन्च करेंगे. अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. और जो हमारे नॉन 10th क्लास व्यूअर्स हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एकेडमिक चैनल, इट विल बी एन एजुकेशनल चैनल बट नॉट एकेडमिक. तो आपको बहुत ही मजा आएगा. हम जो चीजें हम सोच रहे हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे. और जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो हम हिंदी में नहीं कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश में करने की. तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं. सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट हम क्या करें. थैंक यू.